तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। हफ्ते की शुरुआत के लिए दमदार संकेत और 15,000 के पार फिर से निकलने की निफ्टी की तैयारी। मजबूत शुरुआत के बाद क्या और नतीजों के सीजन में जो पूरा एक्शन अब इस हफ्ते बढ़ने वाला है उसमें कहां और कैसे ट्रेड करें, आप रहेगा इसी पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वो एक मारुति की फेमस ऐड थी ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। वैसे ही लग रहा है सर मार्केट का हाल। एफआईएस के पैसे खत्म नहीं होते, मार्केट की तेजी खत्म नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही वाला हाल है। और 17,000 से 21,000 बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, बिल्कुल जस्ट टू रिमाइंड। तो वो फॉर्मूले के हिसाब से तो अभी भी जगह बाकी है और पूरी तरह से मार्केट सेट है। और हल्के फुल्के इंट्राडे करेक्शन या 1-2 दिनों के करेक्शन के बाद वापस रफ्तार वही पकड़ता है। तो ट्रेंड साफ है और अभी तक इस ट्रेंड में बदलाव के कोई संकेत है नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिगर से एक बार देख लें। अमेरिकी बाजारों से मजबूत संकेत आते दिख रहे हैं। 92 अंकों की मजबूती के साथ बंद होते दिखे हैं अमेरिकी बाजार। नैस्डैक और S&P ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए, तो वहां पर संकेत ज्यादा बेहतर हैं आपके लिए। उसके अलावा बीपीसीएल के आज नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ब्रिटानिया के नतीजे आए वीकेंड पर। पीएनबी के नतीजे बेहतरीन रहे, डीवीज के नंबर्स अच्छे रहे, इन सब पर एक्शन होगा। बीपीसीएल के नंबर्स आज आने वाले और उसके साथ ही वायदा कारोबार की 5 और कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेगी। और पीएम मोदी राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों के जवाब आज वो देंगे। तो ये है सारे के सारे आज के ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, तो आज भी हम देख रहे हैं दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और इस हफ्ते सर काफ़ी सारे नतीजे भी आने वाले होंगे। तो आखिरी हफ्ता 10 दिन है नतीजों का, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। पर थोड़ा लास्ट वीक का एक्शन समझाएं सर। ये जो बजट के बाद हमने देखा, एक हफ्ता हो गया बजट के बाद, और जो रैली है वो और स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है और अहम लेवल्स आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सपोर्ट दिख रहा है। दीप, दोनों तरह से इसमें कोई डाउट नहीं कि बजट के बाद बिल्कुल बाजार का मूड बदल गया, लेकिन बजट के साथ साथ ही एकदम सही वक्त पर ग्लोबल मार्केट्स ने भी सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि हमेशा हमें जो एक इंडिया स्पेसिफिक रिस्क लगती है कि ग्लोबल मार्केट्स के चलने के बावजूद हम चलेंगे या नहीं, हम कम चलेंगे या ज्यादा चलेंगे। एफआईज खरीद रहे हैं, अगर रोक दिया हाथ तो क्या, घरेलू फंड बेच ही रहे हैं, नहीं खरीदेंगे तो क्या, 5-6 महीनों से उनके रिडम्पशन हो रहे हैं, पैसा नया नहीं आएगा तो क्या। तो ये सारे क्या 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 जो इतने क्वेश्चन मार्क्स हैं, इस पर बजट ने पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा दिया है कि अब आप इनसे ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है वो बजट के बाद मूड माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। और जब वो कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, तब बजट अच्छा हो और ग्लोबल मार्केट्स बराबर हो, आपका साथ देते हुए दिखे, तो फिर उससे बढ़िया चाहिए क्या। वैसे आप देखिए डाउ में 90-100 पॉइंट की तेजी, आप ये कहेंगे कोई ऐसा कोई तोड़फोड़ तेजी थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं कि 90-100 पॉइंट डाउ मतलब बहुत बढ़ गया। 30,000 के इंडेक्स में 90 पॉइंट क्या होता है, 1/3, 1/3%। तो ऐसी बड़ी बात, लेकिन आपको हरे निशान में दिख रहा है, इतना ही काफी। जितना डाउन नहीं बढ़ा उससे ज्यादा निफ्टी बढ़ने को तैयार है। देखिए 90 वो बढ़ा, 90 हमारा तैयार है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खराब ना हो, स्टेबल रहे, बढ़े ना कोई बात नहीं, गिरे ना ना गिरे तब भी हमारा काम चल जाएगा। और हमारा जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बना रहेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। एक और जो कहना चाहिए कि नवंबर दिसंबर में जो हमने बड़ा एक्शन देखा, जनवरी में थोड़ा ठंडा रहा, वो भी आखिरी हफ्ते में जाते जाते थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि फिर से वही मोमेंटम बनने की कोशिश होती दिख रही है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन जो जबरदस्त रहे हैं बाजार के लिए, जिसमें से 3 दिन तो हमने लगातार लाइफ टाइम हाई बनाया और बंद भी हुए हैं। आज भी पूरी संभावना है कि एक और नया लाइफ टाइम हाई आपके सामने आता हुआ दिखे, 15,000 के आसपास इसके ऊपर खुलने की पूरी तैयारी बन रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि संकेत बहुत बेहतर है। अब रहा सवाल शुक्रवार का, जहां आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती है दिखिए। और मैं ये कहता हूं कि इंट्राडे वाली प्रॉफिट बुकिंग बहुत बेहतर है। देखिए दीप, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को इंट्राडे की प्रॉफिट बुकिंग और इंट्राडे के करेक्शन से तकलीफ है, उन्हें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर इंट्राडे का करेक्शन आपको नहीं मिलेगा तो ओवरनाइट करेक्शन ज्यादा खतरनाक होगा, उसमें आप गलत जगह ज्यादा पकड़े जाएंगे करेक्ट पोजीशन पर। तो इसलिए इंट्राडे करेक्शन हो जाए, इंट्राडे में ट्रेडर्स हल्के होते चले, बाजार करेक्ट करता चले, वो ज्यादा बढ़िया है, बजाय इसके कि अचानक से आप गैप से नीचे खुले किसी ने फिर बढ़े। तो उसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के ज्यादा चांस है, उसमें आपके लिए संभालने के चांसेस कम है। कम से कम इंट्राडे ट्रेड को आप संभाल तो सकते हैं, राइट। और नुकसान होके भी कितना होगा, राइट। इंट्राडे में कोई 300 पॉइंट तो निफ्टी नहीं निकल जाने वाला है, 1000-1500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी नहीं निकल जाने वाला है। तो इसलिए ये बीच बीच में जो इंट्राडे के करेक्शन आ रहे हैं ये बढ़िया। दूसरी बात,
अब आपकी पोजीशनिंग भी आपकी होनी चाहिए। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट एक साथ रखिए शुक्रवार का, तो करेक्शन जो था वो निफ्टी में नहीं था, सिर्फ बैंक निफ्टी में था। और क्यों था वो भी आपको पता है। 29,687 का लो बनाकर जी बैंक निफ्टी अगर 21 जनवरी से लेकर अब तक नॉन स्टॉप भागा है जी 15%। तो फिर नेचुरली वहां पर हल्का फुल्का करेक्शन आएगा। इस हफ्ते भी मैं आपको फिर कह रहा हूं कि व्यू तेजी का है, डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन बीच बीच में आपको करेक्शन मिलेंगे और इंट्राडे वाले मिलेंगे। और उस इंट्राडे करेक्शन में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला सपोर्ट लेवल का है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का है। पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का फर्क आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं पहले सपोर्ट लेवल पर ही खरीद लीजिए, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदिए, और अगर आपकी ताकत ज्यादा ट्रेड करने की है तो पहले सपोर्ट लेवल पर लीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर और ऐड कीजिए। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, इस बात की पूरी संभावना। 5 ट्रेड 7 ट्रेड 8 ट्रेड लेंगे, हो सकता है एक में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो कि मार्केट सेकंड सपोर्ट लेवल से भी नीचे जाने की कोशिश करे, एक आध बार हो सकता है, लेकिन 5 बार 6 बार अगर आपने ट्रेड करके वो पैसा बना लिया तो आप जीत में रहेंगे। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की, और वो बाय ऑन डिप्स आपको मार्केट के मूड। अब जैसे आज ग्लोबल आपका परफेक्ट है जी, ठीक है, अब ग्लोबल अच्छा है तो अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले सपोर्ट लेवल पे ले लेना है। करेक्ट, इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल तक का इंतजार ही मत करो। अब जैसे आज का पहला सपोर्ट लेवल है 14,865, आएगा नहीं अब क्योंकि गैप से खुल गए, लेकिन अगर आ जाए तो आपका वही पहला सपोर्ट लेवल है। करेक्ट, आपको इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल 14,800 तक वेट ही नहीं करना, ये वाली चीज है। और गैप से खुल के 15,000 है तो आपका पहला सपोर्ट लेवल 14,925 हो जाता है जी। तो ये लेवल्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करते हुए ट्रेड करना है, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन सेटअप है मार्केट का। रिजल्ट्स दमदार आ रहे हैं, बड़ी कंपनियों के भी, छोटी कंपनियों के। फुल फ्लेज एक्शन में आना चाहिए ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी। अभी भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं दीप, अभी भी जहां वैल्यूएशन सस्ते हैं, जहां बिजनेस आउटलुक स्ट्रांग है, जहां अभी भी तेजी नहीं हुई है, आपको ढूंढने से मतलब जब से सृष्टि तब से लोग हीरे ढूंढ रहे हैं, खजाना ढूंढ रहे हैं, समुद्र में गोता लगाते हैं, कहां जाके खत्म हुए क्या? नहीं, अभी भी लोगों को लगता है खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होता। अभी भी बहुत हीरे हैं इस बाजार में, ढूंढ कर निकालिए। हिडन जेम्स बिल्कुल सर। तो ठीक है, खरीदारी का माहौल है, डिप्स पर आप खरीदारी करें, और लेवल्स बताने के लिए तो अनिल जी रोज तैयार भी होते हैं सर। तो फिर आज का ही सेटअप समझते हैं, क्योंकि आज ढेरों अर्निंग्स भी कवर करनी है और हफ्ते की शुरुआत भी है। तो संकेत बताएं सर, कैसे रीडिंग है ग्लोबल संकेत? अच्छा, फ्राइडे के आज के संकेत में कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज पॉजिटिव, डीआईज नेगेटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव। आज फिर से मैंने डे सपोर्ट जोन एक ही देने की जरूरत की है, और कॉन्फिडेंस लेवल है मेरा दीप। अब मैं जो लगता है वही करता हूँ, मैं आर्टिफिशियल हो नहीं सकता, मेरे वो है ही नहीं मेरे इसमें कैरेक्टर में ही नहीं कि मैं आर्टिफिशियल हूँ जैसे ही हूँ। अब मुझे एक ही लग रहा तो आज एक ही दिया, 14,800 14,865। ये मजबूत सपोर्ट जोन है, इतना ही काफी है। ये आ जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि अब तो 14,925 भी नीचे आएंगे उसकी संभावना कम है। हाई रेंज 14,975 15,025, इस रेंज में हम कहीं न कहीं खुलने चाहिए। उसके बाद 15,075 15,125 हल्की प्रॉफिट बुकिंग का जोन ऊपर का बनता है आज के लिए, वहां तक तो जाना चाहिए। जो हमारा शुक्रवार को भी हम बात कर रहे थे कि 15,075 15,125 की रेंज है, लगभग वहां पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो मंजिल है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये बीच का स्टेशन है। मतलब आप देखिए, आप बोरीवली से अगर चर्चगेट तक फास्ट ट्रेन में भी जा रहे हैं तब भी 4-5 स्टॉप बीच में आते हैं, तो नॉन स्टॉप नहीं चर्चगेट पहुंचती है। तो वो समझ लीजिए कि अंधेरी आया है अभी, उसके बाद बेंड्रा आएगा, दादर आएगा, वो टाइम है अभी, चर्चगेट पहुंचने में टाइम है। ये ट्रेन अभी निकली है, अभी चर्चगेट पहुंचने में टाइम है। तो वैसा ये 15,125 अभी बीच का स्टेशन है एक छोटा सा, जहां तक आप पहुंचेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,350 35,425 बहुत ही नियर टर्म लेवल दिया है मैंने, क्योंकि हम बंद 34,650 के आसपास, माफ कीजिएगा 35,650 के आसपास हुए हैं। तो 35,350 35,425, देखिए इन लेवल्स को बहुत ध्यान से नोट करिए। 34, 35 और 36 3,000 वाली सीरीज चल रही है। 34 के भी लेवल है, 35 के भी लेवल है और 36 के भी लेवल है। इसलिए आपको लेवल बहुत ध्यान से रखना। मैंने भी 3 बार पढ़ के वापस रिकन्फर्म किया, मैंने कहीं ऐसा ना हो कि 34 का 35 35 का 36 वाली। तो पहला लेवल है 35,350 35,425। इसके नीचे जाएंगे नहीं वैसे, फिर भी एक लेवल बैंक निफ्टी में सेफ्टी के तौर पे मैं रखना चाहता हूं। उसकी 2 वजह, एक बैंक निफ्टी नटखट ज्यादा है, और दूसरा है कि बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को थोड़ा संकेत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का दिया। तो एक बार कभी बैंक निफ्टी झटका लगाए भी तो 34,750 34,900 रॉक बॉटम सपोर्ट लेवल है, जहां आपको खरीदारी करनी आएगा नहीं वैसे, चिंता न करें, आएगा तो पहले सपोर्ट जोन में आ जाए तो भी बड़ी बात है, वहीं ले लीजिए।
ऊपर में कितना जाएगा, ऊपर में प्रॉब्लम है दीप, और प्रॉब्लम ये कि 36,600 के पहले कोई लेवल ही नहीं है। तो मैंने अंदाज से दिया है 35,900 36,000 पहला लेवल है, जो अंदाज से दिया है कि जहां पर वायदा कारोबार के हिल की पोजीशन है उस हिसाब से। और उसके बाद चूंकि हम 36,600 के आसपास का हाई बना चुके हैं, तो मैं 36,400 से 36,600 की रेंज पकड़ के चल रहा हूँ, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। नया हाई बनाने के पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो भी यहाँ से 700-800 पॉइंट तो ऊपर है ही। तो ये लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी। ठीक है, दिन की रेंज क्या निकलेगी फिर? 14,865 15,000 दिन की छोटी रेंज है, 14,800 15,075 दिन की मीडियम रेंज है, और 14,725 15,125 ये दिन की बड़ी रेंज आज के लिए मान के चले। अंडरस्टूड सर। और बैंक निफ्टी पर 35,350 35,950 दिन की छोटी रेंज, 34,900 36,400 ये अंदाज से दिया। 36,400 की कोई अहमियत नहीं है एक्चुअली लेवल है नहीं, अपसाइड पे तो बीच में है ही नहीं। दीप देखिए ना, आप खुद देखिए, 35,650 पर हम बंद हुए जी, 35,650 से 36,615 1000 पॉइंट के बीच में कोई रेंज नहीं है। और अच्छा, डेटा भी ज्यादा नहीं है कि आपके पास डेटा बहुत हो कि पुट कॉल के, तो उससे आप अंदाज लगा ले क्या है। डेटा भी नहीं है, रेंज भी नहीं है, मतलब इतनी बड़ी स्विंग्स आ रही हैं, तो उस स्विंग के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो 35,350 35,950 34,900 36,400 34,750 36,600, तो लाइफ टाइम हाई 36,613 है, 15 है। मैं सोच रहा हूँ उसके आसपास एक बार रुकेगा, उस हिसाब से ये लेवल्स निकल। ठीक है, तो वापस लाइफ हाई की तरफ नजर रखें जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। अच्छा सर, डेटा समझाएं, क्योंकि फ्राइडे की गिरावट में भी डेटा कैसे बदला होगा ये भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो तो कम होकर आया सर। दीप देखिए, एफआईस की तरफ से कुछ खास नहीं बदला। एफआईस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 62% पर ही, 1% कम हुई, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। विक्स 1% बढ़ा, कोई खास बात नहीं। पुट कॉल रेशियो जरूर 1.41 पर आया, 1.62 से, यानी कि लगभग 20 पॉइंट बढ़ा। उसकी वजह ये कि थोड़ी सी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम हुई है हल्की सी। तो ये जो हम फ्राइडे को बात कर रहे थे, जो मिड मार्केट जो गिरावट आई ऊपरी स्तर से, हालांकि पॉजिटिव क्लोजिंग थी, ये उसी का असर है, ये वहीं पर हल्के में? ये भी जो पोजीशन हल्की हुई है सिर्फ बैंक निफ्टी में हुई, ओके, निफ्टी में नहीं। निफ्टी में तो इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट 2 लाख शेयर से बढ़कर ही आया है। बैंक निफ्टी में जरूर पोजीशन थोड़ी सी हल्की हुई, लॉन्ग पोजीशन, वो भी लॉन्ग पोजीशन हल्की हुई। शॉर्ट्स नहीं बने, शॉर्ट बने होते मुझे मजा ही आ जाता। तो शॉर्ट्स, जहां मुझे शॉर्ट्स दिखते हैं वहां मुंह में पानी आता है कि तेजी के मार्केट में शॉर्ट्स हैं जी, तो वो कटेंगे। इसलिए आपको ध्यान है, बजट के दिन से हम एक ही बात बोल रहे हैं, आप शॉर्ट मत करो। करेक्ट। आपसे तेजी नहीं हो, आपको लगता है बैंक निफ्टी बहुत बढ़ गया, मैं मिस कर गया, मैं नहीं ले पाया, अब मैं बेचूंगा। ये बहुत लोगों की ऐसी है मेंटेलिटी, बहुत लोगों की, अरे बहुत बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा। अरे ये आपको उन्हें डिसाइड करने वाले, मैं कौन हूं, कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा जी। अब मार्केट है, डिसाइड बढ़ रहा है। हम नहीं ले पाई, वो हमारी गलती था। एक गलती कर दी तो दूसरी और करनी कि नहीं, ये मैं नहीं ले पाया तो अब बेचूंगा जरूर। ये जो मेंटेलिटी है, आप सोचो, ये जिद करके बेचकर कमाने की जो इच्छा है, उसके विपरीत गलती मानकर खरीद के कर लेते तो कितना जल्दी बना लेते। कि अपने को लड़ना थोड़ी किसी से, और स्पेशली मार्केट से थोड़ी लड़ना है, दुश्मन थोड़ी है। अगर दुश्मन है तो आपको कमाने थोड़ी देगा, दोस्त समझो कमाने देगा आपको, उसके साथ चलो, मोमेंटम समझो कहाँ है। अब आप उसको दोस्त के बजाय दुश्मन क्यों बढ़ गया भाई, मैं तो ले ही नहीं पाया तो अब मैं बेचूंगा। ये जो बहुत सारे ट्रेडर्स की माइंडसेट है। ये मतलब अभी वीकेंड पे मैं इस बार काफी मतलब मिलना जुलना हुआ लोगों से बड़े टाइम बाद, मतलब कुछ पार्टीज भी थी, गेट टुगेदर भी थे, तो बहुत लोगों अब बेच दें क्या, अब शॉर्ट कर दें क्या। मैंने कहा आप जैसे लोग होने चाहिए, जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक चलता रहेगा। तेजी वालों को सारे लोग बोलने लगे अब क्या लेना, तब जाके थोड़ा डर लगता है। अभी तक तो बहुत सारे लोग हैं जो बेचने का पूछा, तो हो गया ना बहुत, अब क्या है 15,000 भी, अब तो बेच दें। तो अब तो बेचने वाली जो फीलिंग है ना लोगों में, वो अभी तक जा नहीं रही है। वही कहते हैं ना, जब तक लास्ट बेयर बुल नहीं बन जाए तब तक मार्केट ऊपर जाएगा। जब तक अब आपका लास्ट चेक इन्वेस्ट ना हो जाए लास्ट में, तब तक आपका मार्केट टॉप नहीं होता। और जब तक लास्ट मंदी वाला आदमी, इस बार फॉर ए चेंज आशु जी बहुत टाइम पहले से बुल हो गए, बहुत टाइम पहले से, और एक तरफा बुल है, एक तरफा बुल है। मैं ऐसे ही नामकरण नहीं करता, स्विंग के सुल्तान ऐसे लगा। मंदी में भी एक तरफा मंदी में थे, तेजी में भी आशु जी एक तरफा तेजी में, कन्विक्शन है, कन्विक्शन के साथ। ठीक है, पोजीशंस का बताएं सर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स, एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स।
14,850 ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, 14,865 बेसिकली कल का लो जो है वहां पर, और उससे थोड़ा सा नीचे 10-15 पॉइंट। क्लोजिंग बेसिस पर 14,775, यहाँ से क्लोजिंग जो हुई 14,925 से 150 पॉइंट नीचे, यानी 1% का स्टॉप लॉस, विच इज वेरी नॉमिनल। ठीक है, बाद में आप चाहें तो क्लोजिंग पे और देख लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। बैंक निफ्टी पे एक ही स्टॉप लॉस है 35,300, बहुत छोटा दिया मैंने, मुझे चाहिए नहीं बड़ा स्टॉप लॉस आज 35,300 का ही रखना है। क्यों, उसका भी रीजन बताता हूँ। जबकि बैंक निफ्टी कमजोर है, कायदे से बैंक निफ्टी में नीचे स्टॉप लॉस देना चाहिए, उसका रीजन बताता हूँ। अगर बैंक निफ्टी मुझे ऊपर से 1000 पॉइंट का करेक्शन दे दिया, करेक्ट, तो अब रुक। अगर आप 1000 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद मजबूत मार्केट में वापस बढ़ना नहीं चाहते, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, सेलिंग है, जो भी है, तो फिर मुझे स्टॉप लॉस लंबा नहीं रखना जी, इसलिए मैंने छोटा रखा है। तो इसको ऐसे नहीं देखें कि फ्राइडे को 300 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, ऐसे देखें कि ऊंचाई से फ्राइडे को 1000 पॉइंट फिसला है, वैसी अप्रोच रखना बेटर रहेगा। अगर सिर्फ आप फ्राइडे का देख रहे हैं तो ऊंचाई से इतना फिसला है, हाँ, और 5 दिन का देख रहे हैं ऑफ कोर्स तो वो बढ़ा है। तो मैं 5 दिन के ट्रेंड पे स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूँ, ओके, 35,300 का। मेरे लिए 5 दिन का ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। क्यों कि एक दिन के करेक्शन के बाद आज बैंक निफ्टी भी चलेगा, तो चलना ही चाहिए। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, इससे ज्यादा अगर करेक्शन, तो इसका मतलब फंड बेस्ड सेलिंग है, तो ही आप और गिरेंगे। करेक्ट, फिर प्रेशर फंड की सेलिंग नहीं है तो फिर आपको बढ़ना ही है। इस हिसाब से 35,300 आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है सर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये कहने के पीछे मकसद क्या है दीप, ऐसे अंदाज से नहीं, कोई भी नंबर आप लिख दो। जब आप एक स्टॉप लॉस लिख रहे हैं तो उस स्टॉप लॉस के पीछे थॉट प्रोसेस है, विचार है, डेटा है। मैं सोच के डालता हूं कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब बड़ा होना चाहिए, कब छोटा होना चाहिए। वो थॉट प्रोसेस आपकी आनी जरूरी है जब आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो। तब आप मार्केट को सही पहचान पाएंगे कि मार्केट कहां सपोर्ट लेगा, कहां से घूमेगा, किस तरह की चाल बनेगी। तो हर चीज के पीछे खाली डेटा, ना डेटा से दिल लगाओ यार, ऐसा ऊपर ऊपर पढ़ो मत। देखने में और प्यार करने में जो फर्क है ना वो होना चाहिए। बैंक निफ्टी तो है मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी सब जगह ये होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा कि हाँ मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ है। सही बात है सर, ठीक है। शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स में दीप 15,025 नया लाइफ हाई, और आज अगर उसके आसपास और ऊपर खुलता है तो शॉर्ट काट लीजिए, मतलब ही नहीं है फिर शॉर्ट रहने का। 36,000 बैंक निफ्टी पर, जो बहुत और ज्यादा बड़ा लगाना चाहते हैं वो लाइफ हाई का लगा लें, 36,615 जो है। मेरे लिए तो 36,000 भी काफी है एक्चुअली। ओके, सिंपल। नई पोजीशन फिर कैसे बने? खरीदे निफ्टी 14,850 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,975, 15,000, यहाँ तो हम खुल ही रहे हैं। दो और टारगेट है 15,075, 15,125, वहां तक की तो तैयारी है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर है, वो एक चांस ले सकते हैं। वैसे वहां कोई शॉर्ट करने का लेवल है नहीं, जिनको करना ही है जी, तो 15,150 के स्टॉप लॉस के साथ भेज दीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के लिए। 15,025, 15,000, 14,925, 14,900 अगर आया मैक्सिमम तो इतना, तो उस हिसाब से आप एक चांस ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, जिनको करना है उनको। अदरवाइज आप दिमाग ही मत लगाइए, पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, पहले सपोर्ट लेवल पे आपको खरीदना है, सिंपल। वो रणनीति बराबर है। अगर समझिए 15,025 हो गया, हमारा 14,925 पहला सपोर्ट लेवल है, वहां आएगा तो खरीद लेना है, क्लियर कट। तो उस हिसाब से करो आप। अगर सिर्फ खरीदना आता है तो ऐसे लोगों का टाइम चल रहा है अभी, जिन्हें सिर्फ खरीदना आता है, तो वो सिर्फ खरीदते रहे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, खरीदिए बैंक निफ्टी 35,300 के स्टॉप लॉस के साथ, छोटा स्टॉप लॉस है 35,950, 36,400, अच्छा इसके पहले 36,200 पहले कर लीजिए, फिर 36,400 और 36,600, ये 3 टारगेट के लिए। जी सर। बेसिकली 36,250 की कोई अहमियत नहीं है, अंदाज से दिया है बीच में, इतना बहुत गैप बहुत हो रहा था 35,950 से 36,400 के बीच। मैंने कहा एक बीच में कुछ तो अंदाज से स्टेशन तो आएगा, हाँ कुछ तो डाल दे, बट है नहीं एक्चुअली। सीधा इवन 36,400 भी नहीं है, सीधा 36,600 निकल कर आता है, 36,500, 600 निकल कर आता है। तो गैप बड़ा है बीच में, अब वो कहीं तो रुकेगा, अब कहाँ रुकेगा पता नहीं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं एक चांस ले सकते हैं 36,400, 36,600 की रेंज में। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 36,650 का। जो एग्रेसिव ट्रेडर वही बेचे और वहां स्टॉप लॉस लगाकर बेचे। 36,250, 36,000, 35,700, 35,550, ये 4 टारगेट नीचे के लिए। ठीक है सर, तो ये है सारे के सारे नए लेवल्स, और एग्जिस्टिंग लेवल्स पर अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करें सर? बैन लिस्ट थोड़ी बड़ी हो गई है, BHEL की एंट्री हो गई है बैन में, आज ऑफ कोर्स नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा। सेल और PNB बैन में बने हुए हैं। अब डेटा समझाएं सर, क्योंकि पिछले हफ्ते तो दमदार खरीदारी हुई FIs की तरफ से, और फ्राइडे को भी कैश में अच्छी खरीदारी का फिगर आया।
मजबूत है 1462। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं भेल के रिजल्ट थोड़े से वीक हैं, जैसा उम्मीद करे थे उतने अच्छे नहीं आए, तो भेल हो सकता है कमजोर खुले। पहली चीज तो अच्छी बात है कि आज बैन में आ गया तो शॉर्ट तो होंगे नहीं जी। जो बिकना है वो लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने बनाई उनका ही बिकना है। तो हमारा बहुत क्लियर कट था कि अगर नतीजे अच्छे आए तो भी खरीदना है, नतीजे खराब आए तो भी। अब शॉर्ट तो होंगे नहीं, तो अब आपकी ताकत पे कि आप खड़े रह सकते हैं कि नहीं। इसको पोजिशनल तौर पर अगर आप देखते हैं तो खड़े रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अल्टीमेटली इस स्टॉक को जाना ऊपर है, नीचे आए 40 के नीचे, 40 के आसपास, जब भी, आज नहीं कभी भी आए तो थोड़ा और एवरेज करिए, कोई इशू तो डिप पर ऐड करें, डिप पर ऐड करना है इसको। रिजल्ट्स के लिहाज से नहीं खरीदना है इसको। खरीदने का रीजन ही हमने बता चुके हैं किस तरह से एसेट मोनेटाइजेशन और उस पर जो आगे काम होने वाला है। ये आजकल का स्टॉक नहीं है, ये साल का स्टॉक है। उस हिसाब से आपको भेल में गिरावट में खरीदारी करनी है। और अगर और 40 रुपए का स्टॉक है दीप, अगर किसी को डर लगता है तो आराम से डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकता है। कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है कि जहां आप डिलीवरी नहीं ले सकते, तो आराम से उस हिसाब से करिएगा। अब आइए डेटा की बात। 1462 करोड़ की खरीदारी कैश में की है एफआई ने, दमदार है। छोटा सा इंडेक्स बेचा है 460 करोड़ का, कोई चिंता की बात नहीं। स्टॉक्स में सिर्फ 35 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। घरेलू फंड ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है बेचने की, 1419 करोड़, ठीक है, इनसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जिनसे फर्क पड़ता है वो खरीद रहे हैं और उनके डेटा ठीक है, परफेक्ट। ओके सर, तो डेटा परफेक्ट है, खरीदारी चल रही है फंड्स की तरफ से और एफआईज की तरफ से भी दमदार एक्शन आते हुए दिखा है। अच्छा सर, इतना जो ये दमदार एक्शन बना है और इसमें जो घरेलू फंड्स का पार्टिसिपेशन भी नहीं रहा है, तो एट सम पॉइंट जो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद घरेलू फंड्स आएंगे बाजार में, वो अब किसका वेट कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 10,000 से 15,000 लगातार बिकवाली करी है। तो पैसे भी तो चाहिए ना दीप, रिडेम्पशंस का ये देखो ऐसा थोड़ी कि लोकल फंड मैनेजर्स खरीदना नहीं चाहते हैं, तेजी में पैसा नहीं बनाना चाहते। मैं वो आशीष जी का इस वीकेंड पे वो ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि अगर एक बुल मार्केट के खत्म होने के बाद आपके पास पहले से ज्यादा पैसे नहीं तो आपने वो पूरा बुल रन वेस्ट कर दिया। और अगर एक बेयर मार्केट में आप पहले से ज्यादा समझदार नहीं है तो आपने बेयर मार्केट वेस्ट कर दिया जी। तो कम से कम हम हमारे केस में ये तो कह सकते हैं कि ये वाला बेयर मार्केट हमने वेस्ट नहीं किया। हाँ। बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे फॉर्मूला बनाया, टाइमली इस बेयर मार्केट को पकड़ा भी, टाइमली एंट्री करवाने की कोशिश भी की, तो हमने वो तो वेस्ट नहीं किया और न अब हम ये वेस्ट होने दे रहे हैं। बुल मार्केट है तो कम से कम कोशिश करें कि लोगों के पैसे बने, इसीलिए बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे है, ताकि लंबी पिक्चर भी बता दी। हम कई बार रोज की बात करते हैं, लोगों को लगता है रोज की बात करें आप लंबी। अब हर रोज मैं आपको 15,000 के इंडेक्स पे 20,000 का निफ्टी का टारगेट दूं, 21,000 का, उसका कोई सेंस नहीं है। हम हर रोज बात करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनको पता है 17,000 से 21,000 की रेंज के अगर टारगेट है तो आएंगे। और 17,000 से 21,000 कभी आप एक तरफा नहीं चलेंगे, बीच में करेक्शंस भी आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे भाई आप में दम है कि नहीं। मार्केट में दम होना जरूरी नहीं है, आप में भी तो दम होना चाहिए कमाने का, तो दोनों में चाहिए, तब जाके पैसा बड़ा बनता है। तो इसलिए ये सब चलेगा। तो डेली वाली चीजें अलग है, लॉन्ग टर्म वाली अलग है। अब कई बार लोग देखते हैं, मुझे कहते भी कि ज्यादातर वक्त ट्रेडिंग की बात हो जाएगा। भाई रोज ट्रेड ही तो होता है, आप इन्वेस्टमेंट करके एक दिन इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएंगे तो अब जैसे डीवीज अगर आपको 3600 में बोल दिया ले लीजिए, 4200 4500 होगा, जब होगा 4200 होने के पहले 3300 भी आ सकता है, करेक्ट, और आता ही है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखिए। आईटीसी आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई डीएलएफ आपका इन्वेस्टमेंट है, कोई भेल आपका इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट वाली चीजें वो कभी एक तरफा नहीं चलेगी और जब आप चाहो तब नहीं चलेगी। एग्जैक्टली। कई बार लोगों को ये लगता है मैंने ले लिया, मेरे लेने के बाद नीचे नहीं आना चाहिए, उसी दिन से चलना शुरू होना चाहिए। काश ऐसा होता। तो मैं भी यही विश करता, मेरे बोलने के बाद नीचे नहीं आना चाहिए, बोलने के बाद तुरंत चलना चाहिए, कभी उसके बाद। ऐसा होता नहीं है, ये लाइफ नहीं है। लाइफ ये जो आप और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऊपर नीचे होगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन क्लियर है और उस बड़े डायरेक्शन के लिए आपको तैयार है ना, और उसमें आपका कॉन्फिडेंस डगमगाना नहीं। जब कॉन्फिडेंस डगमगाना होगा तब हम बोलेंगे आपको जी कि भाई ढीले हो जाओ, थोड़ा हल्के हो जाओ, अभी नहीं, घबराना नहीं है ना। अब वायदा कारोबार के डेटा बता दूं दीप, ज्यादा डेटा में कोई खास बदलाव नहीं है। 14,900 इमीडिएटली सपोर्ट है, जहां पर छोटा छोटा ओपन इंटरेस्ट है, 14 लाख शेयर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 15,000 के कॉल पे 21 लाख शेयर है, उसके ऊपर निकलेंगे। डेटा बहुत कम है और बैंक निफ्टी पे भी डेटा बहुत कम है। 36,000 पार करेंगे तो लगभग 15 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट होंगे। 36,500 पर 25 लाख शेयर होंगे। तो बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत बड़े डेटा है नहीं, निफ्टी में भी बड़े डेटा नहीं है। आज बनेंगे फिर देखते हैं। चलिए तो ठीक है, आज का एक्शन इंटरेस्टिंग होने वाला है
और इस इंटरेस्टिंग एक्शन में ढेरों स्टॉक्स हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड फ्राइडे मार्केट्स के बाद काफ़ी सारे नतीजे आए हैं। वरिंदर बंसल से भी उन कुछ नतीजों के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारी रिसर्च टीम भी हमारे साथ तैयार है। वरुण, देवांशी, कुशल और साथ ही मानसी। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ अर्निंग्स जो आई हैं वो कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं आज, क्योंकि कैश के काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आप देखिए आदित्य बिरला फैशन है, एस्ट्राजेनेका फार्मा, बॉम्बे डाइंग, ईआईडी पैरी, तो तमाम कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा की अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठक भी है, तो वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। ब्रुकफील्ड रीट, फाइनली इस कंपनी का जो आईपीओ है सब्सक्राइब हुआ है, 7.9 गुना भरा है इस कंपनी का जो आईपीओ, रिटेल का 11.7 टाइम्स भरा है। वहीं एक्स डिविडेंड है कुछ कंपनीज के, जैसे कि इंडस टावर की इंटरिम डिविडेंड है 17 रुपये 82 पैसे का, मोतीलाल ओसवाल 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड और बीएल 1 रुपये 40 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। ये एक्स डेट्स है, तो इसका इंपैक्ट आपको आज इन कंपनियों के पे देखने मिलेगा। नतीजा है ब्रिटानिया के मिले जुले नतीजे हैं, मुनाफा मार्जिन अनुमान से बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो निकल के आ रही है करीब 4% के आसपास। हालांकि आज एनालिस्ट कॉन कॉल है, उसमें कंपनी और क्लैरिफाई करेगी कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने हमें बीट किया है। डिवीज लैब, यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, मार्जिन 40.6% पे आए, 38% के आसपास का अनुमान था, मुनाफा 470 करोड़ पे आया है, 457 करोड़ का अनुमान था। और कंपनी का कहना है कि Q3 में एक स्टडी सेल्स देखने मिल रही है और मार्जिन जो है वो आगे जाके सस्टेन करेंगे, ये कंपनी का कहना है। साथ ही साथ कंपनी एक नए वेंचर में कंपनी ने पैर जमाया है कॉन्ट्रास्ट मीडिया एपीआई में, जो कि एक हाई वॉल्यूम कारोबार माना जाता है, तो ये भी एक अपडेट है कंपनी की तरफ से। पीएनबी, नतीजे अच्छे हैं, कंपनी 506 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है, जबकि हमारा अनुमान करीब 450 करोड़ के आसपास का था। ग्रॉस एनपीए 12.9% के आसपास रहे हैं। जीएसके फार्मा घाटे से मुनाफे में आई है, 661 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 156 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, मार्जिन 16% से बढ़ के 24%। किलपेस्ट इंडिया, नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा जो कंपनी का है वो 12 गुना बड़ा है, 19.7 करोड़ पे आया है और मार्जिन भी बढ़े हैं, 34.7% से बढ़ के 58.7%। बेक्टर्स फूड, यहाँ पे भी नतीजे काफ़ी बेहतर है, मार्जिन मुनाफा दोनों में तगड़ा जम देखने मिला है, हाल ही की लिस्टिंग है याद रखिए। डीएफएम फूड, नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा जो है 188% बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने जो अपने खर्चे हैं उसको कम करके मुनाफा बढ़ाया, क्योंकि रेवेन्यूज जो है वो जस के तस है, मार्जिन और मुनाफा जो है वो बढ़ा है। और हिम्मत सिंह सीड, यहाँ कंपनी का मुनाफा 16 गुना बढ़ा है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ था 34 करोड़ का, उसके कारण ये मुनाफा इतना बड़ा है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे भी अच्छा है, 17.3% से बढ़ के 22.8% पे आया है। ओके, तो ये है कुछ नतीजे। आइए कुछ और नतीजों के साथ कुशल भी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आप भी बताएं कौन से हैं अन्य नतीजे और खबरें। बिल्कुल दीपांशु, तो काफ़ी सारे नंबर्स कैश मार्केट्स में आते हुए दिखे थे, जिसमें डी लिंक यहाँ पर नंबर्स बेहतरीन साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 15% बढ़कर करीब 10 करोड़ रहा है, साथ ही कंपनी की मार्जिन 6% से बढ़कर 6.2% होती हुई दिखी है। बिरला सॉफ्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर नंबर्स यहाँ पर भी बेहतरीन रहे हैं, 11.5% से बढ़कर मार्जिन 14.5% पर, माफ कीजिएगा 14.1% पर, और साथ ही कंपनी का मुनाफे में 40% की ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट 96 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर भी मार्जिन बेहतरीन साइड पर आए हैं, 14.3% से बढ़कर 17.5% और मुनाफा ऑलमोस्ट 54% बढ़कर करीब 40 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग यहां पर यह है कि जो बाईबैक का प्राइस आया है 300 रुपए पर, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मौजूदा भाव से करीब 47% के प्रीमियम पर यह बाईबैक प्राइस आता हुआ दिखा है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यहां पर नंबर्स जो है कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का घाटा है करीब 250 करोड़ से बढ़कर 2375 करोड़ हो गया है, क्योंकि कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो 3 गुना बढ़कर ऑलमोस्ट 1482 करोड़ पर जा पहुंची है। हालांकि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है, 14.1% से गिरकर 13.1% पर कंपनी के जीएनपी आए हैं। और एनआरबी बेयरिंग्स, यहां पर नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, मार्जिन 11% से बढ़कर 18%, साथ ही कंपनी के मुनाफे में 122% का उछाल देखने को मिला है और 23 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास, जहां पर एनटीपीसी, यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि इनके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, उसने इनका जो 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उस पर असर होता हुआ दिखा है। साथ ही रियल एस्टेट स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे, खासकर डीएलएफ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट्स में 20% की कटौती की है, जिससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगले 6 महीनों के लिए ये जो रेट्स है इसमें कटौती की गई है। मजगांव डॉक, कंपनी ने एरो इंडिया 2021 में हिस्सा लिया था,
और यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन के दौरान इन्होंने 4 MOU साइन किए हैं। जो डिटेल्स हैं वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, पर कहीं ना कहीं इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। HAL यहां पर भी फोकस रहेगा क्योंकि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ इन्होंने MOU साइन कर लिया है और ये भी एरो इंडिया 2021 में जो ये हिस्सा लिया था, इन्होंने इसके तहत ही ये चीज करते हुए ये नजर आए हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा BEML यहां पर डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में अलग अलग संस्था के साथ कंपनी ने 11 MOU साइन किए हैं। तो यहां पर जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं आज के दिन में हाईलाइट रहेंगे, तो BEML भी फोकस में रखिए। साथ ही IRCTC कंपनी ने बस टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी है, तो इनके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ONGC यहां पर रिजल्ट अपडेट है, 12 फरवरी को इनके नंबर्स आने थे, अब 13 फरवरी को ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन डेटा भी आया है, जहां पर ऑलमोस्ट जो इनकी 1.7 लाख यूनिट्स पिछले साल थी, उसमें कुल उत्पादन अब जो घटकर 1.61 लाख यूनिट्स हो गया, तो प्रोडक्शन में सालाना आधार पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहां पर 3 से 7 फरवरी को कंपनी के दफ्तर में आयकर विभाग जो है उन्होंने छापे मारे हैं, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक में। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर सब्सिडरी ALPS हॉस्पिटल ने चिरंजीव चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। सब्सिडरी को लीज पे दिए गए गुरुग्राम अस्पताल से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और अंत में अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में करीब 23.5% हिस्सेदारी खरीदी है 1685 करोड़ रुपए में। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कुछ और नतीजे भी बाकी हैं। आइए जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले फाइजर, इसके नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो करीब 10% से बढ़ते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 47% का जंप आता हुआ दिखा है। मुनाफा इस बार 1.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही दालमिया भारत शुगर, इसके भी नतीजे इस तिमाही में अच्छे आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आय वो इस बार करीब 20% से बढ़ते हुए दिखे। मार्जिन 11% से घटकर 9% पे आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफे में इस बार जंप आया है टैक्स के चलते। गुजरात गैस अच्छे नतीजे हैं, आय करीब 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 14.5% से जंप करके 21% पे आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है वो भी दुगना होता हुआ दिखा है, तो इस पर भी नजर होगी। गल्फ ऑयल नतीजे अच्छे हैं, इस बार जो आय है वो करीब 14% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन 18% से घटकर 17% पे आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है वो भी इस बार 14% तक बढ़ता हुआ है। यहाँ पे भी टैक्स का जो असर है वो देखने मिला था। साथ ही पेरेंट कंपनी से इंदिरा टेक्नोलॉजीज की छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। साथ ही RCF यहाँ पे भी आप नजर रखिए, आय 8% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन जो मार्जिन्स हैं उसमें इस बार जंप आता हुआ दिखा है। इनके जो कामकाजी खर्च हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है उसमें भी 26% तक का जंप देखने मिला है। गति नतीजे इस बार कमजोर आते हुए दिखे हैं, आय 10% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन्स इस बार जंप करते हुए दिखे हैं, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि इनके कामकाजी खर्च में कमी आती हुई दिखी है, और इस बार जो घाटा है वो 26 करोड़ पे कंपनी का पहुंचता हुआ दिखा है, 5 करोड़ से बढ़कर। और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर पर आप नजर रखें, जहाँ पे घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। आय इस बार करीब 1% से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन आप देखिए जो मार्जिन्स हैं वो 13% से बढ़कर 16% पर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही नारायणा रुद्रालय, जहां पे अच्छे नतीजे हैं, इस बार आप देखिए कम टैक्स का मुनाफा, इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखा है। आय में 4.5% तक की बढ़त है, लेकिन मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.5% पर आता हुआ दिखा है, और जो मुनाफा है वो 40 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 30% का जंप हमने यहाँ पे भी देखा है। आखिर में केयर रेटिंग्स आप देखिए, इस बार जो नतीजे हैं वो जो मुनाफा है वो स्लाइटली बेटर आता हुआ दिखा है। इस बार 7% तक की बढ़त देखने मिली है, और कामकाजी मुनाफा इस बार 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन आय में 1% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। तो मिक्स नतीजे इस बार केयर से आते हुए दिखे हैं। ओके, जी सर, ये है रिजल्ट सारे। अभी और भी थोड़े बाकी है, अभी भी बाकी है, अभी बरिंदर बढ़ेंगे एक्सरे के साथ, और ब्रोकरेजेस भी बाकी है। ढेर सारे बहुत बिजी वीक अच्छा लगता है क्योंकि लगता है कि अब खत्म हो नहीं, अभी एक पूरा हफ्ता निकाल, ये हफ्ता बड़ा है सर, बड़ा है। चलिए एक बार देख लेते हैं, वरिंदर बंसल तो जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए, पर उससे पहले ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जितनी खबरें हैं उतने ही ब्रोकरेजेस, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती दिखी, इसे बना तो लिया, लेकिन अब इसे संक्षिप्त में समझाना एक चुनौती लग रहा है। लेकिन M&M से शुरुआत करूंगी। M&M, नोमुरा और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और उसकी कमेंट्री, हर लिहाज से कारोबार मजबूत है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। खासतौर से इनके SUV LCV के मजबूत प्रदर्शन से री-रेटिंग होने की यहाँ पर संभावना है। EPS अनुमान भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। FY 21, 22, 23 के लिए 14%, 2% और 8%
5% रिस्पेक्टिवली ईपीएस अनुमान को बढ़ाया गया है। गोल्डमैन सैक्स अनुमान से बेहतर नतीजे यहाँ पर कंपनी के कमेंट्री में देखने को मिले हैं। ये रिपोर्ट बता रही है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रिकवरी जारी रहेगी, अनुमान है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन और जेफरीज के भी रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए एमएनएम पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया यहाँ पर रिपोर्ट्स जो हैं थोड़ी सी सुस्ती की हैं क्योंकि अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट, नोमुरा की और साथ ही क्रेडिट स्विस पर हम फोकस कर रहे हैं। अनुमान से कमजोर नतीजे, वॉल्यूम्स में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर से इनके मॉडर्न और इंस्टीट्यूशनल कारोबार में प्रेशर है जिसके चलते यहाँ पर नंबर्स पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स में कमजोरी है लेकिन मार्जिन कुछ हद तक कारोबार को संभालने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के सबसे अहम जो बिस्किट कारोबार है इसके वॉल्यूम्स टूटने से यहाँ पर अनुमान जो है वो गिरावट की तरफ देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट स्विस इस तिमाही एफएमसीजी कंपनियों की आय ग्रोथ में गिरावट है, इनकी कमेंट्री में ये बता रहे हैं। और कोविड लॉकडाउन में जो फायदा मिला था, अब वहां पर जो ये पॉजिटिविटी थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती है, या फिर वहां पर जो मुनाफा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते सीएलएसए, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स हैं जो ब्रिटानिया पर आती हुई दिखी हैं। डिविज लैब यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाए गए हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं, जेफरीज और साथ ही गोल्डमैन सैक्स। खरीदारी की राय है 4501 से लक्ष्य बढ़ाकर 4517 के जेफरीज की रिपोर्ट में किए गए हैं। वहीं 4280 से लक्ष्य बढ़ाकर 4440 के गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में किए गए हैं। बीएचईएल कमजोर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। नोमुरा रिड्यूस रेटिंग है 25 के यहाँ पर टारगेट्स बता रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय 23 के लक्ष्य यहाँ पर बता रहे, खासतौर से कमजोर एग्जीक्यूशन जो है ये कंपनी का बरकरार है। रिकवरी की उम्मीद कम है और ग्रोथ की उम्मीद कम होने के चलते बिकवाली की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कैडिला पर इंडिया बिजनेस और साथ ही यूएस बिजनेस की रिपोर्ट्स जो हैं उन्हें मतलब कमेंट्री में बांटा गया है। इंडिया बिजनेस की अगर बात करें मजबूती कायम है लेकिन यूएस कारोबार से कमजोरी का आलम देखने को मिल सकता है। सीएलएसए की रिपोर्ट में FY21 से 23 ईपीएस अनुमान 1 to 2% तक बढ़ाए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वहीं भारतीय कारोबार मजबूत है, यूएस के कारोबार में सुस्ती देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेफरीज, नोमुरा और साथ ही जेपी मॉर्गन के भी कमेंट्री है जो कि हमारे पास है। गुजरात गैस, जेफरीज, नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज 500 से लक्ष्य बढ़ाकर 600 होने की है। खरीदारी की राय बरकरार, नोमुरा की भी है, 475 के लक्ष्य ये दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग 387 के टारगेट्स को 467 कर दिया है। कॉनकॉर पर ब्रोकरेजेस आए हैं, यहाँ पर नोमुरा रेटिंग अपग्रेड किया है इन्होंने, न्यूट्रल रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। लक्ष्य 438 से बढ़ाए हैं, 595 के कर दिए हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने भी रेटिंग अपग्रेड की है, लक्ष्य न्यूट्रल रेटिंग से बढ़ाकर आउट परफॉर्म के कर दिए हैं। लक्ष्य 375 से बढ़ा दिए हैं, 540 के फ्रेश टारगेट्स अब ये दे रहे हैं। और अंत में अदानी पोर्ट्स, सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी की राय लक्ष्य बढ़ाए हैं, 675 टारगेट्स ये दे रहे हैं। ट्रैफिक और साथ ही स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो देखने को मिले हैं ये काफी सरप्राइजिंग है कंपनी के कारोबार में। पिछले दिनों कंपनी को काफी सारी स्ट्रैटेजिक डील्स भी मिलती हुई दिखी। वहीं FY21-23 के लिए ईपीएस अनुमान जो है 2 to 4% तक बढ़ाए गए। इसके चलते अदानी पोर्ट्स पर सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके तो ये हैं वो ढेर सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वीकेंड पे आए ढेर सारे रिजल्ट्स और शुरुआत करते हैं उन तमाम रिजल्ट्स के साथ जहां पर नतीजे अच्छे हैं और वैल्यूशंस अब भी सस्ते हैं, महंगे नहीं है। लेकिन उनमें से सबसे पहले दिग्गज कंपनी एपीआई वाली स्पेस की जो आप बड़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, डीवीज, इसके रिजल्ट से करते हैं शुरुआत। बताएं वरिंदर, गुड मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग। डीवीज के नंबर अच्छे थे सर, बट उतने अच्छे नहीं थे जितने मार्केट ने एक्सपेक्ट किए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाई नंबर्स तो आपको खूब सारे अच्छे दिखेंगे जो सबने बोला हुआ है। आई थिंक क्वार्टर नंबर्स थोड़े से कम हुए हैं, सेल्स कम है, एबिटा कम है, प्रॉफिट कम है। सो वैल्यूएशंस वैसे नहीं है सर जब हमने शो किया था, आपको याद होगा वो चूरन वाला शो किया था। सो आई विल बी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी भी भाव पे किसी भी कंपनी को लेना चाहिए। सो थोड़ा सा ध्यान से सो थोड़ा सॉफ्ट था। ब्रिटानिया में माइल्ड मिस था सर, उसमें के नंबर्स वैसे नहीं है जैसे सोचे थे, वॉल्यूम मिस था उसमें। पीएनबी अगेन इट इज नोवेयर क्लोज टू व्हाट एसबीआई एंड कैनरा रिपोर्टेड। तो पीएनबी उस कैटेगरी में आता ही नहीं है सर जहां पे एसबीआई और कैनरा के नंबर्स आए थे मेरे लिए। तो ये है जो थोड़े से बड़े नंबर्स आए थे। अगर आप बोले तो मैं आई विल स्टार्ट विद अच्छे रिजल्ट्स पर इतने महंगी कंपनी। जी बिल्कुल, प्लीज। तो सर गुजरात गैस एक ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली बार बार हर क्वार्टर में अच्छा कर रही है। मैं आपको एक ही नंबर दूंगा सर कि इसके जो वॉल्यूम्स थे दे आर द हाईएस्ट इन लास्ट 20 क्वार्टर्स। तो बाकी के नंबर्स तो आपको मालूम ही है सर कि 14-15% मार्जिन के सामने 21% मार्जिन आए हैं। अभी भी ये सर कंपनी अगर कोई एस्टिमेट करेगा नेक्स्ट ईयर अर्निंग से तो 21-22 टाइम्स पे ट्रेड करती है, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है कंपेयर टू ये नंबर्स जो डिलीवर कर रहा है।
एबी कैपिटल के नंबर सर बहुत टाइम के बाद देखे मैंने कि थोड़े से सुधार हो रहा है। ऑफ कोर्स उनकी जो सारी सब्सिडरीज है अच्छी सब्सिडरीज है, बट क्योंकि ये स्टॉक अभी भी 1.4 1.5 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो दिख रहा है सर कि आपके चाहे एनबीएफसी में बोलो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बोलो या एएमसी में बोलो, तो वहां पे चीजें अच्छी आ रही हैं और इनके जीएनपीए एनएनपीए भी अंडर कंट्रोल है। जेके सीमेंट के नंबर सर बहुत अच्छे आए थे। अगेन नंबर्स आपके पास ही होंगे या स्क्रीन पे आ रहे होंगे। EBITDA 60% ऊपर है, प्रॉफिट 70% ऊपर है, 20 टाइम पीरियड कर रहा है नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स, तो बढ़िया था। एक कंपनी से जो पूरा स्टैंड आउट हुआ मेरे लिए वो था मैक्स हेल्थ केयर। तो फोर्टिस के नंबर्स भी आए सर, उसके नंबर्स भी अच्छे थे। आपको देखना होगा सर कि मैक्स हेल्थ केयर आफ्टर वो आफ्टर द टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट जो उनकी कंपनी में आया और केकेआर आया, इसके नतीजे में सर ये 20% मार्जिन पे चला गया। अभी भी फोर्टिस, और फोर्टिस के पास तो डायग्नोस्टिक बिजनेस भी है, अभी भी 15% मार्जिन पे काम करता है सर। ऑल टाइम हाई ऑक्यूपेंसी हुई नवंबर में, 20% मार्जिन जैसे मैंने बोला मैक्स हेल्थ केयर का हुआ। ऑलमोस्ट 90 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है सर मैक्स हेल्थ केयर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। मेरे लिए स्टैंड आउट नंबर होगा मैक्स हेल्थ केयर का। अगर आप पूछे मुझे वीकेंड पे, फोर्टिस के नंबर्स अच्छे आए थे सर, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इक्विटास होल्डिंग के नंबर बहुत अच्छे आए थे, हैव टू सी द डिटेल्स, बट 80 करोड़ के सामने 236 करोड़ का प्रॉफिट आया। छोटे कंपनीज में सर अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपनीज बिकॉज उसमें किर्लोस्कर ऑयल, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव एक्सेल, मंगलम सीमेंट सब आते हैं। वन कंपनी विच स्टूड आउट क्लियरली वाज ऑटोमोटिव एक्सेल। अभी भी सर इट्स अ कोलैबोरेशन एमएनसी कंपनी के साथ। सेल्स 65% ऊपर, EBITDA 70% ऊपर और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 200% ऊपर था सर। तो नंबर्स इसके बहुत अच्छे आए थे और जमुना ऑटो के नंबर्स भी अच्छे थे। परफेक्ट। तो ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आपके लिए आए, लेकिन नंबर्स अच्छे होने के बावजूद शेयर अब थोड़े महंगे हो चुके हैं, वैल्यूएशंस महंगे हैं। इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं वरिंदर? क्लियरली सर एफले, एसकेएफ इंडिया और ताल्ला। आई डोंट नो मैं किस कंपनी के बारे में बात करूं ज्यादा, बट एफले आपको मालूम ही है सर कि 100 टाइम पे ट्रेड करता है, 20 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड करता है, तो नंबर्स एक्सपेक्टेड अच्छे आएंगे। बट इसके मार्जिन सर ऑनेस्टली वाई एंड वाई कम हुए हैं। 30% मार्जिन से 25% पे ये आ गया है। सो मार्जिन में क्वार्टर का ग्रोथ हुआ ही नहीं है, और वाई और वाई कंपैरिजन करेंगे तो मार्जिन नीचे आ गया। सो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है, और बिकॉज वी आर गिविंग देम द बेस्ट वैल्यूएशन, बेस्ट नंबर, बेस्ट वैल्यूएशन दे रहे हैं एप्ले को। सो आई डोंट नो हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू इट। एसकेएफ सिंपल, स्ट्रॉन्ग, स्टेडी परफॉर्मेंस कमिंग फ्रॉम एसकेएफ। ताला अगेन सर नंबर्स अच्छे थे, बट ये 80 टाइम पे ट्रेड करता है, सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक आपके लिए। नंबर्स अच्छे, लेकिन शेयर ऑलरेडी भाग चुके हैं। कमजोर नंबर्स, आजकल वैसे लिस्ट छोटी है, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं बताएं सर। सुमितोमो केमिकल्स 220 करोड़ के सामने 80 करोड़ का एबिटा किया, 24% मार्जिन के सामने 14% मार्जिन आए, 40-45 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सस्ता स्टॉक नहीं है। आई हैव नो क्लू ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड। अगर क्वार्टर इतना फॉल क्यों आया इस कंपनी में, सो हैव टू सी कि क्वार्टर इतना फॉल क्यों आया। सो वाई देखेंगे आपको नंबर्स अच्छे देखेंगे, बट क्वार्टर इज अ सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज फॉर मी। भेल का क्या बोलूं सर, 4 क्वार्टर से एबिटा लॉस दे रहा है। ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरीवन। लेट्स सी कैसे होता है। लोग बोल रहे हैं स्टेक सेल हो जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा। नंबर्स अच्छे नहीं थे सर, जो भी एक्सपेक्टेशन थी उससे नीचे था। 9,000 करोड़ का ऑर्डर मिले इस क्वार्टर में। सो अभी भी 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक के ऊपर पड़ा है। सो लेट्स सी हाउ इट डज। इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रॉफिट 55% नीचे था। सो नॉट गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। और 2-3 कंपनी सर जिसके बारे में ज्यादा बात होती है बट नंबर्स नहीं आए, जैसे पीवी स्पेशलिटी, प्रॉफिट 40% नीचे था, एबिटा 23% नीचे था। पराग मिल्क फूड्स के नंबर 60 करोड़, प्रॉफिट के सामने 35 करोड़ एबिटा आया। और शीशासाई पेपर सर प्रॉफिट 90% नीचे था, एबिटा 80% नीचे था। तो very bad set of numbers coming in. If I have to pick out sir 1 or 2 standout numbers जो आए हैं, I will clearly go with Gujarat Gas, Max Healthcare, AB Capital and Automotive Excel। ये 3-4 कंपनीज हैं जिनके नंबर पूरे स्टैंड आउट है। ओके, परफेक्ट। तो ये हैं वो सारे आपके लिए रिजल्ट्स जिन पर आपको मिला है पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, वीकेंड पर इतने सारे रिजल्ट्स को एनालिसिस कर उसमें से चुनिंदा हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए वक्त है हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का, और आज है हफ्ते की शुरुआत, और इसलिए आपको मिलेगा पिक ऑफ द वीक। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। Morning. मेरा पिक ऑफ द वीक है डीवीज लैब। 3822 बंद है। इस तरह से पिछले वीक आउट परफॉर्म किया, रिजल्ट्स भी अच्छा है। मुझे लगता है ये वीक भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा।
3774 3774 का स्टॉप लॉस होगा, एक 60 रुपए का, 1.5-2% का। और मेरा टारगेट 4000 का है, 4005 का मेरा टारगेट है। मुझे लगता है ये कम से कम यहाँ से 180 से 200 रुपए की अप दे सकता है ये अगले पूरे वीक में। ओके, 4000 के पार जाने की तैयारी डीवीज, ऐसे में यहाँ खरीदारी की राय हफ्ते भर के लिहाज से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी भी खरीदारी की राय है और खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक। अनिल जी, कोटक महिंद्रा बैंक लेट मूवर है, बाकी तमाम बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में हमने शुक्रवार को एक बड़ी अच्छी तेजी बनते हुए देखी और मुझे लगता है कि अनिल जी ये स्टॉक अब आउट परफॉर्म करेगा, कैचअप करेगा बैंक निफ्टी के साथ, तो इसमें खरीदारी करके चलें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 1950 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2035 का 2035 का और इवेंचुअल टारगेट 2055 का होगा, जिसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय। ओके, बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी भी पिक ऑफ द वीक वही है जो भागले जी ने लिया है, डीवीज लैब के साथ जाना चाहूंगा। डीवीज लैब एक नया, जैसे भागले जी ने 4000 के ऊपर के लेवल दिए, मैं थोड़ा सा 4000 के नीचे में टारगेट दे रहा हूं। 3775 का स्टॉप लॉस है, 3970 का टारगेट है और डीवीज लैब है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, स्टॉप लॉस सेम है, टारगेट थोड़ा सा नीचे 30 रुपए, 35 रुपए, 3970 का। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है। ओके, सुमित जी अभी जुड़ना बाकी है। विश्वेश जी हमारे साथ है। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि एंटरटेनमेंट सेक्टर के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उसके चलते सन टीवी के नंबर्स पेंडिंग है और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैं रिव्यू कर रहा था नंबर्स और मुझे समझ में आ रहा है कि पूरे मीडिया सेक्टर में सन टीवी के ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे हाईएस्ट है, 66% ऑपरेटिंग मार्जिन है। और मेरा जो रीजन है वो टेक्निकल है, बहुत बड़े चार्ट पे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है। और मैं रिव्यू कर रहा था अनिल जी, देखिए open interest on the Sun TV is the highest open interest in the last 2 years and stock is breaking out of the 2-year range। तो मुझे लग रहा है Sun TV यहाँ पे खरीदना चाहिए, 550 के आसपास मिलता है, 530 तक खरीदिए। मुझे लग रहा है 500 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 650 के टारगेट के लिए ये वीक में होल्ड करने की सलाह होगी Sun TV। ओके, तो सन टीवी में करें खरीदारी, ये राय है विश्वेश जी की तरफ से। जय बताइए आपकी कौन सी है पिक। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी एंड गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। अनिल जी, कोटक बैंक से तो मैं सहमत हूँ, जो कुणाल जी ने कहा, इनफैक्ट मेरा वहाँ पे ऑलरेडी कॉल ऑप्शन रेकमेंडेड है और वहाँ पे तो तेजी देखने मिलेगी। बैंकिंग साइड पर लेट मूवर है, बट देन फार्मा स्पेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक में हमें और तेजी देखने मिलेगी और उसमें से अजंता फार्मा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी दौड़ लगा सकता है। अगर आप देखिए तो एक अच्छे ट्राइंगुलर पैटर्न में से ये स्टॉक में से ब्रेकआउट आया एंड मोमेंटम में फिर से क्लियर बाय क्रॉसओवर देखने मिला है जनता फार्मा में, तो करीब 18-14 के आसपास ट्रेड कर रहा है कि क्लोज हुआ है ये स्टॉक। मैं कहूँगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1814 के आसपास। यहाँ पे एनर्जी स्टॉप लॉस नीचे में पोजिशनली वीकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो 1750 का लगाना है, 1750 का। बट ऑन दी अपसाइड जो टारगेट इसके बनकर आ रहे हैं वो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है ये वीक के लिए। फर्स्ट टारगेट बनेगा 1910 का, सेकंड टारगेट बनेगा 1940 का, 1910, 1940, ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चल सकते हैं अजंता फार्मा ये हफ्ते के लिए। ओके, अजंता फार्मा में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय जय की तरफ से। जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं। यस सर, अनिल जी लिस्ट तो बड़ी है और आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है मिड कैप्स और स्मॉल कैप जबरदस्त परफॉर्म करेंगे इस वीक में भी। और वैसे जस्ट एक मैं रिपीट करना चाहूंगा कि मैंने जो वीकेंड शो पे मैंने इंट्राडे एफएनओ की पिक दी थी वो डॉक्टर रेड्डीज है। दूसरा मैंने बेयर क्रॉप साइंसेस कैश मार्केट का इंट्राडे पिक दिया है और नेटको फार्मा मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया और गुडियर टायर्स मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया। बट अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पिक्स ऑफ द वीक में मैं EIH लिमिटेड, मुझे ऐसा लगता है कि होटल सेक्टर शुड डू वेरी वेल। और देखिए जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में EIH लिमिटेड कैन डू वेरी वेल। EIH एसोसिएटेड तो मैंने दे ही रखा है। और दूसरा है टिमकेन इंडिया, तो ऑलरेडी आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द ऑटो इंसुलरी सेक्टर और जबरदस्त नंबर्स आ रहे हैं ऑटो इंसुलरी में और टिमकेन इंडिया कैन बी अ ग्रेट बेट। ओके, EIH, टिमकेन, ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी बताइए आपकी पिक।
गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक के तौर पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑरो फार्मा को सिलेक्ट करना चाहिए। ऑरो फार्मा पिछले हफ्ते लास्ट के 2 दिनों में लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस दिखाया और इस हफ्ते में ये बाउंस कंटिन्यू होना चाहिए और एक अच्छा अपसाइड मूव में कन्वर्ट होना चाहिए। 930 940 के आसपास ऑरो फार्मा के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने खरीदारी करके रखा हुआ है वो लोग पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें 980 हजार रुपए के इमीडिएट टारगेट होंगे और इस बार 1000 रुपए का लेवल क्रॉस होना चाहिए और 1025 रुपए तक के लेवल औरबिंदो फार्मा के अंदर इस हफ्ते में देखने का पॉसिबिलिटी है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 910 के स्टॉप लॉस से 980 हजार रुपए तक के टारगेट औरबिंदो फार्मा में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऑरो फार्मा, अजंता फार्मा, डिवीज लैब, 3 फार्मा पिक हैं आपके लिए इस हफ्ते के लिए। और ऑफ कोर्स कोटक बैंक पर मोमेंटम रहेगा, सन टीवी भी नजर में है, EIH लिमिटेड और टिमकन इंडिया जेन्स आपको पसंद है। पर ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड और वहां पर कैसा रिएक्शन रहेगा जरा उसके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक बार चर्चा कर लेते हैं। कुणाल जी, ब्रिटानिया का चार्ट देखें, नतीजे ठीक ठाक थे, थोड़े अनुमान मुताबिक ही थे पर उतने शानदार नहीं थे और वॉल्यूम ग्रोथ भी ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही आती हुई दिखी है, बल्कि थोड़ी कम ही रहेगी। आज मैनेजमेंट कॉन कॉल में थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिल सकती है उस पर। चार्ट्स क्या बता रही हैं सर? देखिए, चार्ट पर भी एक न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दीपांशु। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 3500 रुपए के आसपास और जैसे ही स्टॉक 3500 के नीचे निकलेगा इसमें एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा। तो 3500 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। 3500 के नीचे गया तो स्टॉक में फिर आपको 200 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। तो 3500 के नीचे लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए और ऊपर मुझे लगता है कि इन्हीं स्तरों के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करता है तो वापस से आपको 3800 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक सीमित दायरे का कारोबार आपको मोस्ट लाइकली ब्रिटानिया में देखने को मिलेगा। ओके, VRL लॉजिस्टिक्स, जरा इसके चार्ट देखिए सुमित जी और बताइए। बायबैक बहुत दमदार आया, हमारा अंदाजा 240 से 260 करोड़ का था, लेकिन चूंकि पहला बायबैक था इसलिए अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम था कि कंपनी कितनी प्रीमियम में बायबैक करेगी। 300 रुपए पे किया है, बड़ा बायबैक है, 0.5% इक्विटी का 160 करोड़ का, मतलब हर एक लिहाज से ये स्टॉक आज कमाल करने को तैयार है। कितना भागेगा, क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा, ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है और वैसे भी लास्ट 4 से 5 दिनों में स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक अच्छा बाउंस और एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और अभी एक्सटेंड होगा, जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएटली 215 का लेवल क्रॉस होते ही स्टॉक के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होगा और 230 से 250 रुपए तक के लेवल VRL लॉजिस्टिक के अंदर फिर देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल पोजीशंस होल्ड करके चलना है और जिन्होंने खरीदारी करी वो होल्ड करें, क्योंकि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर बनेगा। 215 का लेवल निकलने के बाद 230 से 250 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर इस हफ्ते में फिर देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। वागले साहब, इसके चार्ट देखिए। मुंबई एयरपोर्ट में इन्होंने 23.5% हिस्सेदारी खरीदी है 1685 करोड़ रुपए में। जीवीके अभी मैनेज करता है मुंबई एयरपोर्ट को, आई एम श्योर उन्हीं की किसी ग्रुप कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, वो ग्रुप कंपनी से उन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। अदानी एंटरप्राइजेस, क्या मजबूती है चार्ट में, खरीदना चाहिए? अनिल जी, बिल्कुल मजबूती है, लेकिन ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू मैं लूंगा। मेरा तो 650 तक का व्यू है, इसका पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंट्राडे अभी मैं कह नहीं सकता, ड्यूरिंग द डे देख के कहेंगे। बट मुझे लगता है अगर आप अगले 1 से 2 हफ्ते का व्यू लेते हो तो मुझे यहाँ से कम एक 10-12% की अपमूव कंटिन्यू होते दिखती है। ये स्टॉक वीक तब होगा जब ये 550 के नीचे जाएगा। तो अगर 570 560 ये लेवल पे आता है, वो लेवल पे मैं बाइंग करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा और 650 का टारगेट है। ओके, 650 रुपए तक के टारगेट के लिए यहाँ पर आप अभी भी खरीदारी करें, लेकिन ये रहेगा थोड़ा सा पोजिशनल, उस हिसाब से आपको खरीदिए, हड़बड़ी में और जल्दबाजी में नहीं खरीदिए, ये आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। एक और स्टॉक है जो वागले साहब को बड़ा पसंद है और वागले साहब 200-250 रुपये से लगातार कहते हैं, गुजरात गैस। बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। तो टेक्निकली तो हमें पता है वागले साहब ने हमेशा कहा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसे खरीदिए, 1-2 साल के लिए लेके भूल जाइए, और उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। जैन साहब, फंडामेंटल राय दीजिए, गुजरात गैस क्या अब भी खरीदना चाहिए? टारगेट सब बढ़कर आए, जेफरीज का टारगेट 600 रुपए का। नहीं, बिल्कुल, देखिए जबरदस्त कंपनी है और ये पूरे सेक्टर पे मैं काफी वैसे बुलिश हूं। भले वो IGL हो, MGL हो और गुजरात गैस भी स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है और सस्ते वैल्यूएशंस पे ही मैं बोलूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब बेहतरीन है और ओवरऑल रिजल्ट्स इस तरीके के आए और ऊपर से करेक्टेड भी है थोड़ा स्टॉक। तो मुझे लगता है बिल्कुल इन लेवल्स पे जिन्होंने ले रखा वो तो होल्ड करे ही और बाय और डिक्लाइन की रणनीति भी अपना सकते हैं या फिर स्टैगर्ड वे में बाइंग भी की जा सकती है। कहीं कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं। ओके, फिलहाल कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर अब भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
भेल, विश्वेश जी जरा इसके डेटा देखिए, क्योंकि बैन में आ चुका है, नतीजे थोड़े कमजोर है। जिनके पास तेजी की पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए, जो कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है वो कहां पर करे? देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि नतीजे कमजोर है लेकिन डेटा एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। स्टॉक बहुत बड़ी रेंज से ब्रेकआउट हो रहा है। लास्ट वीक हाईएस्ट एवर वीकली वॉल्यूम हुआ है एंड ओपन इंटरेस्ट इज एट हाईएस्ट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। मुझे नहीं लगता है अनिल जी कि आज के रिजल्ट की वजह से बहुत बड़ी गिरावट आनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है अगर पोजीशन थोड़ी कूल ऑफ हो तो बनाना चाहिए। जो मैंने लास्ट वीक में 45 का कॉल ऑप्शन दिया था, मुझे लगता है अगर रिस्क एपेटाइट हो तो पकड़ के रखना चाहिए। ये सीरीज में शायद हम 55 के स्तर भी दे सकते, तो मुझे तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जो आपने कहा था मैं उसके साथ ही खड़ा हूँ। अच्छा है रिजल्ट तो लीजिए, खराब है तो और लीजिए, मेरा वही व्यू है। तो मेरे हिसाब से बैंक की वजह से शायद से लिक्विडेशन होगा, नई पोजीशन नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कैश में एक बाइंग आ सकती है, तो नीचे आए तो खरीदने की सलाह होगी मुझे। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर आए। 55 रुपए तक के टारगेट इस सीरीज के लिए लेकर चले और गिरावट आए तो और खरीदिए, डरिए घबराइए मत। रिजल्ट आने में अच्छे आने में वक्त लगेगा, लेकिन स्टॉक आपको सस्ता तभी मिलेगा जब रिजल्ट्स खराब है। अच्छा होने के बाद भाव ये नहीं रहेंगे, ये मानकर चलिए।